का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ चर्चा शुरू करते हैं, खबरों पर विश्लेषण शुरू करते हैं। उससे पहले आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत करेंगे आज पेमेंट बाजार की एक खबर से जुड़ी। पेमेंट बाजार में शुरू होने वाली है नई वॉर। सामने आमने कौन होंगे? फिनटेक कंपनियां होंगी और बड़े बैंक्स होंगे। क्या वॉर है, ये समझेंगे। शेयर मैनिपुलेशन पर सेबी की बड़ी कार्यवाही। क्या कार्यवाही हुई, कौन से स्टॉक दौड़ा रहे थे, कैसे दौड़ा रहे थे, ये जानेंगे। किसने लगाया फार्मा इंडस्ट्री की साख पर बट्टा? बड़ा निर्यात है, भारत की पहचान है, लेकिन उस साख पर बट्टा लगाया है कुछ कंपनियों ने। कैसे लगाया, ये जानेंगे। उड़ने के लिए गोयर बैंकों से मांग रहा सहारा। क्या कहा है गोयर ने बैंकों से, कितना सहारा मांगा है, ये जानेंगे। सहारा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी पक्ष समझेंगे। चुनाव से पहले पेंशन पर टेंशन में सरकार। ऐसा लग रहा है सरकार झुक रही है, कुछ ऐसा कर रही है जिससे नई पेंशन पर बात बन जाए, सारे राज पुरानी पेंशन पर ना दौड़ें। क्यों ऐसा कर रही है, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या उलझन है, ये सब जानेंगे। और गेहूं पर क्यों मची इतनी खलबली, इतनी उलझन क्यों है भाई गेहूं के बाजार में, ये भी समझेंगे। शुरुआत पेमेंट बाजार की खबर के साथ। देश में क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट के बढ़ते चलन को देखते हुए कई बैंक भी अब मर्चेंट लोकेशन पर अपना क्यूआर कोड लगाएंगे। अभी आपको क्यूआर कोड किन का दिखता है? गूगल पे का, यूपीआई का, पेटीएम का, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस जैसे बैंकों के भी क्यूआर कोड दिखें। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर बैंक? शुभम, क्यूआर कोड का पूरा काम एक तरह से बैंकों ने अपने हाथ से गंवा दिया। ये पूरा बाजार था जिसमें बैंक आगे सक्रिय नहीं हो पाए। भारत की फिनटेक क्रांति में जो ओरिजिनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर थे वो पीछे रह गए। जो भारत के बैंक हैं, इसमें सरकारी और निजी बैंक दोनों शामिल हैं। जो फिनटेक सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी वो आगे आ गई। क्यूआर कोड उसका सबसे नायाब नमूना है। क्यूआर कोड प्रोवाइड करने वाली कंपनियां फ़ोनपे और पेटीएम हैं, जो आपको हर जगह दिखाई देते हैं। और उनके पीछे आपका बैंक होता है, आपका बैंक का खाता होता है। अब बैंकों को काफ़ी समय के बाद समझ में आया है कि क्यूआर कोड के जरिए होने वाले पेमेंट के बाजार में उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अब एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपने क्यूआर कोड बनाकर मर्चेंट्स को देने जाएंगे। प्रक्रिया ऐसे चलती है शुभम कि मर्चेंट्स के साथ फिनटेक कंपनियाँ तालमेल करती हैं। वो मर्चेंट उस फिनटेक कंपनी के मेंबर होते हैं, उसके सब्सक्राइबर होते हैं, और वो उस क्यूआर कोड से होने वाला जो बिजनेस ट्रांजेक्ट होता है उसमें फिनटेक कंपनी उसे रूट करती है, उसके पीछे बैंक का खाता होता है। अब बैंकों को ये समझ में आया कि तो बिजनेस की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो अब वो सीधे बैंकों को जो मर्चेंट्स हैं या जो व्यापारी हैं, जो कंपनियां, दुकानें हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी एक पहल इसमें की है। उसका एक ऐप है जिसका नाम है इंस्टाबिज। इस ऐप के जरिए वो कारोबारियों को या छोटे व्यापारियों को सीधे पेमेंट की सुविधा दे रहा है। इंस्टाबिज के जरिए करीब करीब 70% की ग्रोथ इस ऐप में दिखाई दी है। इसी तरह से बाकी बैंक्स भी हैं जो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्यूआर कोड के बिजनेस में आगे आएंगे। तो अब हमें इस बाजार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी, जो अभी तक मोटे तौर पर मोबाइल वॉलेट कंपनियों के कब्जे में था या उनका दबदबा था। सेबी ने बड़ी कार्यवाही की है। 135 एंटिटीज में कंपनियां भी हो सकती हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है ट्रेड को लेकर कि वो अब ट्रेड नहीं कर सकते। दरअसल वो कर रहे थे धोखाधड़ी। कर ये रहे थे कि वो छोटी छोटी कंपनियों को पकड़कर उन पर बल्क एसएमएस भेजते थे कि खरीद लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इससे वो शेयरों को दौड़ा रहे थे, भाव को मैनिपुलेट कर रहे थे। 135 कंपनियों के अलावा 226 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया है सेबी की तरफ से। सर, कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जिन्हें ये दौड़ाया जा रहा था? शुभम, मनी 9 में हम बार बार आपसे बताते हैं कि आपके पास एसएमएस से आने वाले सिग्नल पर आने वाले, टेलीग्राम से आने वाली जो स्टॉक खरीदने की सूचना है, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, उनके पीछे के फंडामेंटल्स आपको नहीं पता हैं, और केवल इस लालच में, पैसा कमाने के लालच में आप निवेश करते हैं और फंस जाते हैं। उसका एक और मामला हमारे सामने आया, और काफ़ी बड़ा मामला है। सेबी ने 135 अलग अलग एंटिटीज़ को, इसमें कंपनियां भी हैं और लोग भी हैं, इनके खिलाफ इन पर पाबंदी लगाई है, इन पर जुर्माना भी लगाया है, और इन्हें शेयर बाजार में कारोबार से रोक दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 5 छोटी कंपनियों के शेयर पकड़े और उन शेयरों को खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया। आप जैसे तमाम लोगों के पास ऐसे एसएमएस आए, मैसेजेस आए, जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता था। इसमें एक मौर्या उद्योग कंपनी थी, इसमें एक 7NR रिटेल थी, एक दार्जिलिंग रोपवे थी, एक जीबीएल इंडस्ट्रीज थी और एक विशाल फैब्रिक्स थी। ये 5 कंपनियां थी। इन 5 कंपनियों के स्टॉक्स में वही पंप एंड डंप की थ्योरी,
पहले लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, ललचाया कि आप इन स्टॉक्स में खरीदारी करें, और ख़रीदारी करने के बाद इन स्टॉक्स में को बेचकर उन्होंने पैसा कमाया। ये काम बहुत ज़्यादा और बड़ी संख्या में हो रहा है, बड़े पैमाने पर भारत में हो रहा है। सेबी ने 126 करोड़ का जुर्माना लगाया है, और सिर्फ 135 ही नहीं, 226 और लोग इसमें शामिल थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट था, कितना बड़ा कार्टेल था जो इन कंपनियों के स्टॉक्स को, उन आम लोगों को जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको इस खरीद के में फंसा रहा था। 226 और भी कंपनियां हैं जिन्हें इसके लिए नोटिस भेजा गया है, और करीब करीब 144 करोड़ रुपए के आसपास का लेन देन हुआ है, जिसकी वसूली की कोशिश भी की जाएगी। और तमाम लोगों ने तरह तरीके के फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिन अकाउंट्स के जरिए लोगों को शेयर खरीदने के लिए प्रेरित करते थे। क्या नसीहत देती है सर ये पूरी घटना, ये पूरा मामला क्या नसीहत देता है? छोटे निवेशकों को फिर ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें जिस स्टॉक के बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आप रिसर्च करते हैं, किसी विशेषज्ञ से राय ले सकते हैं, स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं। ये जो SMS पर और व्हाट्सएप पर आने वाली सिफारिशें हैं, ये अंततः आपको मुनाफे से ज़्यादा किसी गहरे संकट में ले जाकर फंसा सकती हैं। भारत के अधिकांश लोगों के पास बचतें छोटी हैं, पूंजी कम है, और वो बेहतर रिटर्न के लालच में ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। और पिछले 2-3 साल में ऐसी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो मत ध्यान दीजिए किसी सिग्नल पर, टिप पर, जो आपको बता रहा है कि अगर आपने निवेश किया तो 6 महीने में आपके पैसे 2 गुने 3 गुने हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनचाहे कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए ट्राई लगातार प्रयास कर रहा है। नए प्रयास में ट्राई ने क्या किया है? व्हाट्सएप से, गूगल से, इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से और सिग्नल से, इन सबसे ये कहा है कि आप हमें सहयोग कीजिए, हम इन तरीके की कॉल्स पर, मैसेजेस पर रोक लगाना चाहते हैं। क्या मांग रहा है ट्राई, कहना क्या चाहता है? TRI ने इन ये जो सारे शॉर्ट मैसेज प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए आप शॉर्ट मैसेजेस भेजते हैं, यहाँ से भी डेटा की फिशिंग हो रही है, यहाँ से भी हमारे प्राइवेसी में एक्सेस हो रहा है, जिसमें टेलीग्राम, सिग्नल और व्हाट्सएप हैं। अब दूसरा चरण आया है। पहले चरण में TRI ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य किया था कि वो अपने एक नया ढांचा लाएं, आर्किटेक्चर लाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, मशीन लर्निंग की तकनीकों का इस्तेमाल करके जानने की कोशिश करें कि बल्क SMS कहाँ से आ रहे हैं, फिशिंग मैसेजेस कहां से आ रहे हैं। उन कंपनियों ने TRI से कहा कि लोगों के अधिकांश कम्युनिकेशन तो SMS से बाहर हैं, ज़्यादातर कम्युनिकेशन तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सिग्नल इस जैसे शॉर्ट मैसेज प्लेटफॉर्म से करते हैं। तो अब TRI ने इन कंपनियों से भी कहा है कि वो ये पहले बताएं कि वो फिशिंग रोकने के लिए, फिशिंग का अर्थ होता है मैसेजेस के जरिए जो चुराई जाने वाली जानकारियाँ हैं उन्हें रोकने के लिए कैसे काम करेंगे, स्पैम रोकने के लिए कैसे काम करेंगे, और इन कंपनियों से पूरी जानकारी मांगी गई। और इसके अलावा जो OTT कंपनियां हैं, जो OTT सर्विस देती हैं, जिसमें कि नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम जैसी कंपनियां हैं, इनसे भी खतरा है कि ये भी चूंकि आपके मोबाइल में या टैब में है और यहाँ से भी डेटा की चोरी हो रही, इनसे भी रोकने के लिए इस पूरा ब्यौरा और उनकी तैयारियां मांगी गई हैं। पिछले साल अफ्रीकी देश जाम्बिया में कुछ एक भारतीय कंपनियों के बनाए कफ सिरप को लेकर आई शिकायतों के बाद विश्व व्यापार संगठन ने कई और भारतीय कंपनियों की तरफ से बनाए जाने वाले कफ और कोल्ड सिरप को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अलग अलग कंपनियों की तरफ से बनाए जा रहे करीब 20 प्रोडक्ट को लेकर ये निगरानी बढ़ाई गई है। इन कंपनियों में भारत के अलावा इंडोनेशिया की कंपनियां भी शामिल हैं। सर, कौन कौन से कफ सिरप हैं इनमें? भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए, जिसकी दुनिया में काफ़ी साख है, उसके लिए ये बेहद शर्मिंदा करने वाली खबर थी, जो हमें सबसे पहले गाम्बिया से और कजाकिस्तान से आई। और अब WHO को लग रहा है कि भारत में कई कंपनियां हैं जो इस तरीके की कफ सिरप बना रही हैं जिनमें प्रतिबंधित और जहरीले पदार्थ मिलाए गए हैं। जो शुरुआती जांच थी उसमें पाया गया था कि जो कफ सिरप उज्बेकिस्तान या अफ्रीका के देशों में भेजे गए थे, उनमें डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये 2 तत्व मिलाए गए थे जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, मानवीय खपत के लिए प्रतिबंधित हैं और जहरीले हैं, और ये कफ की मेडिसिन थी। इसके बाद WHO ने एकदम भारत की दवा कंपनियों पर सख्ती शुरू कर दी है। ये मामला पहले केवल 2 कंपनियों पर केंद्रित था और 2 बाजारों पर केंद्रित था जिन्होंने उज्बेकिस्तान और अफ्रीका के देशों में बेचा था। लेकिन अब WHO ने कई कंपनियों पर को इस बात के लिए चिन्हित किया है और उनके कामकाज को लेकर अलर्ट भेजा है दुनिया के देशों में कि इन कंपनियों से आने वाली दवाओं में ये इस तरीके का जोखिम हो सकता है। इसमें हरियाणा की कंपनियां हैं, मेडन फार्मा, नोएडा की कंपनियां हैं, पंजाब की कंपनियां हैं। इन 3 राज्यों की फार्मा कंपनियां हैं जिन कंपनियों के खिलाफ WHO ने यह कहा है कि इनकी दवाओं में जहरीले तत्व हो सकते हैं। इधर ये जब सब पूरा मामला खुला तो भारत के ड्रग रेगुलेटर्स ने भी सख्ती शुरू की है। भारत में जो फार्मास्यूटिकल
फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है, उसने जिन जिन कंपनियों के खिलाफ मामले बने हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं और उनका प्रोडक्शन उत्पादन बंद किया है। सर फैसला क्या बताता है WHO का? ये WHO का फैसला बता रहा है कि जो विकासशील देश हैं जहां पर फार्मास्यूटिकल उद्योग बिल्कुल नहीं है, वो भारत, खासतौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसे कई सारे देशों पर निर्भर है। और वहाँ खासतौर पर जो बेबी कफ सिरप का मार्केट है, जो नॉर्मल कोल्ड एंड कफ सिरप का बाजार है, उस बाजार में भारतीय कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग को पीछे हटकर ये समझना पड़ेगा कि उसकी साख इससे बुरी तरह डैमेज हुई है और जिन देशों में, और इसका असर उन प्रमुख बड़ी कंपनियों पर भी पड़ेगा आने वाले समय में जो इन बाजारों में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने साफ कर दिया है कि जब तक महंगाई पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जाती तब तक ब्याज दरों में किसी तरीके की कटौती नहीं की जाएगी। दो टूक कहा, महंगाई घटाना सबसे वरीयता पर है और महंगाई घटाने के लिए ब्याज दरों को ऊपर रखना सबसे ज़रूरी है। सर पूरी दुनिया में जब ये था कि अब सस्ता होगा कर्ज, जेरोम पावेल चलते चलते पलट क्यों गए? जेरोम पावेल ने पूरी जो पार्टी, उम्मीद की पार्टी बाजारों में चल रही थी, माना जा रहा था कि अब दुनिया में ब्याज दरें कम होना शुरू होंगी, इस पूरी पार्टी को ही पलट दिया। जेरोम पावेल कल बेहद सख्ती के साथ बोले और जो फेडरल बैंक का गवर्नर जिस तरह से हॉकिश होता है, जिस तरह से आक्रामक होता है, और उन्होंने वही बात कही और उसके बाद पूरी दुनिया के बाजारों में एक दूसरे तरीके का नज़रिया शुरू हो गया। नज़रिया क्यों बना और जेरोम पावेल ने ऐसा क्यों कहा? आंकड़े उनके साथ हैं, तथ्य उनके साथ हैं। अमेरिका में महंगाई की दर को 2% पर रोका जाना है। महंगाई की दर अभी भी 5-5.5% से ऊपर बनी हुई है, नंबर एक। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक कोर इन्फ्लेशन को सबसे महत्व देता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है जिसमें एनर्जी और फूड प्राइसेस की इन्फ्लेशन अलग हटा दी जाती है, यानी गैसोलीन की और खाने पीने की इन्फ्लेशन अलग हटा दी जाती। वो 4.7% के स्तर पर बनी हुई है, यानी कोर इन्फ्लेशन में वो उतनी कमी नहीं हुई जितनी कि हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में दिखाई दी। इन दोनों वजहों से अमेरिका में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करने नहीं जा रहा है, क्योंकि वो 2% की महंगाई दर तक पहुंचने तक ये प्रक्रिया जारी रखेगा। अब इस फैसले के बाद बाजार सहमे, लड़खड़ाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का एक दौर और आगे आ सकता है और कमी की तो संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। और ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो फिर बाकी अन्य देशों में भी अमेरिका को फॉलो करते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रहेगी। ये एक किस्म का एंटी क्लाइमेक्स है। माना जा रहा था कि इस साल जुलाई अगस्त तक दुनिया के बाज़ारों में थोड़ी सी नरमी आएगी, ब्याज दरों में कमी आएगी और सस्ती पूंजी का पहिया फिर शुरू होगा, लेकिन अब उसकी संभावना बनती नहीं दिखाई देती। संकट में फंसी एयरलाइंस गोफस्ट ने ऑपरेशन शुरू करने के लिए बैंकों से अतिरिक्त 400 से 600 करोड़ रुपए की मांग की है। थोड़ा जिगरा है, सोचिए, पहले हम इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं, अब हम दोबारा उड़ाएंगे और उसको दोबारा उड़ाने के लिए भी आप हमको पैसा दीजिए। गोफस्ट ने बुधवार को बैंकों को ये प्रस्ताव सौंपा है। शुक्रवार तक बैंकों को इस प्रस्ताव पर फैसला लेना है। कंपनी जुलाई से अपनी उड़ानों का संचालन शुरू करने के लिए कह रही है हमारे पास 22 एयरक्राफ्ट है, 72 उड़ानें हम रोज चला सकते हैं। सर बैंक देंगे ये पैसा? अब ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा है गोफस्ट का। ऐसा शुभम ने आपसे कहा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, डॉयचे बैंक, ये प्रमुख क्रेडिटर्स हैं। ये क्रेडिटर्स गोफस्ट से अपना पैसा वसूलना चाहते हैं, क्योंकि गोफस्ट इनके 6,000-6,500 करोड़ रुपए चुकाने की स्थिति में नहीं है और गोफस्ट इन्हीं बैंकरों से कह रही है कि उसे दोबारा पैसे दे दिए जाएं, जबकि पुराने कर्ज की वसूली नहीं हो पाई। और इसलिए गोफस्ट का पूरा रिवाइवल का प्लान अजीब तरीके के पशुपेश में, असमंजस में फंस गया है। कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद अब उसे दोबारा शुरू करने के लिए भी नया कर्ज लेना चाहती है बैंक, और इसके बाद एक खास किस्म का प्रेसिडेंट, एक नए तरीके का नमूना बन रहा है भारत की बैंकरप्सी के इतिहास में। भारत की NCLT अदालत जब भी इस पर फैसला करेगी तो उसे तय करना होगा कि क्या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, फिर वही बैंकर जो उससे बैंकरप्सी कोर्ट में ले जाते हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो उससे वसूली की कोशिश करते हैं, उसे दोबारा चलाने के लिए लोन दे देते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत में भी देखना होगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में बैंकर्स ने गोफस्ट के भीतर जाकर कुछ जाँच की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसका हम फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे। उनको डर है कि गोफस्ट के खातों में बहुत कुछ पारदर्शिता और साफ सुथरा नहीं है। इस सारी खींचतान के बीच 400 से 600 करोड़ रुपए के फंड्स की ज़रूरत के बीच गोफस्ट के दोबारा उड़ान की तारीख बढ़ती चली जा रही है। DGCA इसका इंतज़ार कर रहा है कि गोफस्ट कब अपने क्रेडिटर्स से बात करके वो पैसा दिखा सके जो पैसा उड़ान चलाने के लिए आगे मिलने वाला है। हालांकि इस बीच गोफस्ट ने काफ़ी कुछ बाजार भारत में गंवा दिया है। लीज पर विमान देने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार संसद में मानसून सत्र में केप टाउन कन्वेंशन बिल पेश कर सकती है। इस बिल के जरिए कंपनियों के किराए पर भुगतान नहीं करने वाली एयरलाइंस
से अपने विमानों को वापस पाना आसान होगा। सर, एक क्या बिल है, अब तक भारत इसमें शामिल नहीं था क्या? केपटाउन कन्वेंशन बिल भारत इसमें शामिल नहीं था। केपटाउन कन्वेंशन बिल एयरक्राफ्ट लीज पर देने वाली कंपनियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, उनकी फिनांसिंग के अधिकारों को सुरक्षित करता है। यदि कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, कोई एयरलाइंस डिफॉल्ट करती है, उसकी सेवाएं बंद होती है, तो वो जो उसने जो एयरक्राफ्ट लीज पर लिए हैं उनको छुड़ाया जा सकता है केपटाउन कन्वेंशन के तहत। ये बिल ना होने का नतीजा है कि गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियां अलग अलग अदालतों में घूम रही हैं और गो फर्स्ट ने एनसीएलटी की अदालत का सहारा लेकर इन विमानों को अपने पास रोक लिया है, जिसे नहीं दिया है। पूरी दुनिया में विमानों का बिजनेस लीज का बिजनेस है। दुनिया की सारी एयरलाइंस कुछ बड़े लेसर से विमान लीज पर लेती हैं और वो विमान खरीदे जाते हैं विमान बनाने वाली कंपनियों से, जैसे आप अभी सुर्खियों में देखते हैं बोइंग और एयरबस से विमान खरीदे जाते हैं, पर इनके बीच में लीज करने वाली कंपनियां आती हैं जो लीज पर विमान देती हैं और विमानों का कारोबार अलग अलग एयरलाइंस के साथ करती हैं। भारत में इनके हक या इनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं थी। इनकी सुरक्षा केपटाउन कन्वेंशन नाम के एक एग्रीमेंट से है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों ने दस्तखत किए हैं। भारत में ऐसा कोई बिल नहीं था। अब ये माना जा रहा है कि लीज करने वाली कंपनियों के दबाव के कारण सरकार को इस बिल को भारत के मानसून सत्र में लाना पड़ेगा। ऐसा दबाव इसलिए भी बन रहा है, इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के एविएशन बाजार में दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियां सौदे कर रही हैं। अभी हमने हाल में देखा, इंडिगो ने एक बड़ा सौदा किया, उससे पहले एयर इंडिया ने एक बड़ा सौदा किया, अकासा एयरलाइंस भी सौदे की कोशिश कर रही है। दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में दुनिया के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के बीच भारतीय बाजार को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन उसमें साख में सबसे बड़ा रोड़ा ये बिल है जो उपलब्ध नहीं है। और इसलिए सरकार अगर चाहती है कि भारत में एविएशन मार्केट में लोग निवेश करें तो उन्हें एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियों के हक सुरक्षित रखने होंगे। और अगर मानसून सत्र तक में ये बिल आता और पास होता है और गो फर्स्ट का किस्सा तब तक चलता रहता है, तो शायद इस बिल के सहारे से गो फर्स्ट को लीज देने वाली कंपनियों को अपने जहाज वापस लेने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो फिलहाल इन कंपनियों के जहाज बैंक्रप्सी प्रक्रिया के तहत जहां के तहां रुक गए हैं। अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक घटने की वजह से विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के ऊपर पहुंच गया है। दरअसल हुआ यह कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने ताज़ा आंकड़े जारी किए, जिसमें ये पता चला कि इस हफ्ते कच्चे तेल के स्टॉक में करीब 1.24 मिलियन बैरल की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अनुमान ये था कि 4.33 लाख बैरल की कमी आएगी। सर, कीमतों में तेजी की संभावना बन रही है? हाँ, कीमतों में तेजी की अब कुछ संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम कोशिशें हुई हैं ओपेक की तरफ से, बाकी तरह जगह से, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का नाम नहीं ले रही। $76 और $77 के बीच है। लेकिन अब जो ओपेक के उत्पादन में कटौती हुई और कई सारे देशों ने अपने उत्पादन को रेगुलेट किया है, उसके आधार पर बाजार में अगली छमाही में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आने की संभावना है। रिस्टार्ड एनर्जी का एक आकलन आया है कि दुनिया के मार्केट में क्रूड की सप्लाई में जो डेफिसिट है वो इस साल की अगली छमाही में यानी अगस्त सितंबर के बाद करीब 2.4 मिलियन बैरल पर डे पर पहुंच जाएगा। करीब 24 लाख बैरल प्रतिदिन का डेफिसिट होगा और ये 24 लाख बैरल प्रतिदिन का डेफिसिट तेल बाजार की कीमतों को बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैविएट है, यहाँ एक बड़ा सवाल है। इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन की अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार कितनी तेज रहती है। तो अब दो तरीके के फोर्सेस तेल बाजार में एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ मंदी की फोर्सेस हैं, रिसेशन के फोर्सेस हैं, बियरिश फोर्सेस हैं जो हमेशा चीन की तरफ देख रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में अगर रिकवरी आएगी तो कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ वो फोर्सेस हैं जिनको लग रहा है कि अब क्रमशः उत्तरोत्तर बाजार में सप्लाई कम होती जाएगी और कीमतों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन तेल बाजार में बियरिश ट्रेंड के बीच थोड़े से बुलिश ट्रेंड के संकेत भी मिलने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी खबरें आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन हैं। शुरुआत पेंशन की खबर के साथ। केंद्र सरकार नई पेंशन योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। सरकार नई पेंशन योजना में बदलाव करके ऐसा प्रावधान कर सकती है कि जिसके जरिए कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40 से 45% हिस्सा मिल जाए। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केंद्र सरकार पर यह दबाव था कि वो नई पेंशन योजना में सुधार करे और ऐसा कुछ करे कि राज्य पुरानी पेंशन योजना की तरफ बढ़कर इसका चुनावी फायदा ना उठा पाए। सर, पेंशन स्कीम में ये बदलाव कैसे लागू होगा? सरकार पेंशन स्कीम पर जो राजनीतिक दबाव है वो आंच महसूस कर रही है और उस आंच महसूस करने का नतीजा है। इस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में आपसे बात कर रहे हैं। एक प्रस्ताव जो लगभग मंजूरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो प्रस्ताव ये है कि सरकारी कर्मचारी जो नए पेंशन स्कीम के में शामिल हैं उनको अपनी रिटायरमेंट की आखिरी सैलरी की बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा, 40 से 45% हिस्सा गारंटीड पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर आप पेंशन की बहसों में शामिल हैं या
जानते हैं तो आपको पता है कि नई पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितनी पेंशन दी जाएगी। जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ और शेयर बाजार में निवेश कर जो रिटर्न आया, उस आधार पर जो एन्युटी पेंशन है और जो सरप्लस जो फंड है वो दिया जाता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को उनकी आखिरी तनख्वाह के आधार पर गारंटीड पेंशन मिलती थी। ये मॉडल अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, तब से चर्चा में है। सरकार पर दबाव ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ने राजनीतिक रूप से एक बड़ा समर्थक क्लास तैयार किया है सरकारी कर्मचारियों के बीच में, और राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान भी देखने को मिला है। तो नई पेंशन स्कीम में कुछ ऐसी कोशिश करने जा रही है कि इसे पहले से थोड़ा ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके, लेकिन इसमें बहुत सारे अभी पेंच और उलझन भी हैं। सर, इसी बदलाव का इंतजार था क्या? इस बदलाव का तो इंतजार नहीं था। ये पता नहीं है कि कर्मचारी संगठन इस पर स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के ढांचे में बुनियादी रूप से फ़र्क है। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी अपने बचत के लिए पेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, उन्हें सरकार उनके पेंशन की गारंटी लेती थी और उन्हें उसकी पेंशन रिटायरमेंट के बाद दी जाती थी। नई पेंशन योजना में कर्मचारी अपने पेंशन के लिए बचत करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर कॉर्पस तैयार होता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था में कर्मचारियों को जो मिलने वाली पेंशन है एनपीएस में, अगर ये 45% वाला प्रावधान लागू होता है, उससे पहले कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन शेयर बाजार के रिटर्न के आधार पर निर्भर होती और उसी आधार पर उनका एन्युइटी जो उनकी मंथली पेंशन है वो भी तय की जाती है। ये इस बदलाव में वो मांग तो पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है जिस मांग को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम में लोग गए थे, या पुरानी पेंशन योजना को लेकर सारी मांग की जा रही है। अब इसमें देखना ये होगा कि सरकार जो कर्मचारियों को उनके तनख्वाह की बेसिक तनख्वाह की आधी पेंशन देने की बात कर रही है, उसका वित्तीय बोझ कितना होगा केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यदि एनपीएस ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितने रिटर्न की ज़रूरत है, तो बाकी नुकसान कौन उठाएगा। तीसरी बात यह कि कर्मचारियों को एन्युइटी के तौर पर जो मिलने वाली पेंशन है और इस पेंशन है, इसके बीच में गणना कैसे की जाएगी। लेकिन एनपीएस की कमेटी इस पर काम कर रही है और शायद पेंशन रेगुलेटर के साथ मिलकर इसका एक फार्मूला सामने लाया जाएगा। सर, बजट पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पेंशन की जितनी भी बहसें हैं वो बजट की रोशनी में ही की जाती हैं। हाँ, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है शुभम कि इस व्यवस्था के तहत सरकार के बजटों पर कितना असर पड़ेगा, केंद्र और राज्य सरकार के बजटों पर कितनी अतिरिक्त राशि उसमें निकालनी पड़ेगी। अगर आप देखें तो खतरा यह है कि मान लीजिए इस कॉर्पस भुगतान के समय शेयर बाजार में तेज गिरावट होती है, लोगों के रिटर्न में कमी आती है, तो फिर ये जो 45% की गारंटीड पेंशन है इसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपनी तरफ से पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनपीएस का रिकॉर्ड देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो उस हिसाब से अभी लगता है कि मौजूदा ढांचे में इसे व्यवस्थित करके चलाया जा सकता है। लेकिन ये बात केवल अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। न्यू पेंशन स्कीम में प्राइवेट लोग भी हैं जिन्होंने नई पेंशन स्कीम का लाभ लिया, क्या उनको भी यह सुविधा मिलेगी? क्योंकि कंपनियाँ भी ये व्यवस्था लागू करेंगी, यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन पेंशन की पूरी बहस में पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो दबाव बना था उसके कारण नई पेंशन स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण और ढांचागत बदलाव तो होते दिख रहे हैं। गारंटीड पेंशन किसी न किसी माध्यम से वापस लौट रही है, भले ही वो कम मात्रा में या कम अनुपात में मिल रही हो। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्राहकों को जबरदस्ती अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन देने के लिए अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन ने बुधवार को अमेजॉन पर केस किया है। यूएस एफटीसी ने अमेजॉन पर आरोप लगाया कि उसने करोड़ों ग्राहकों को उनकी सहमति के बिना अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन दिया और जब ग्राहक सब्सक्रिप्शन रद्द करना चाह रहे थे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए लग गया भाई केस। सर, कैसे किया अमेजॉन ने ये? अमेजन के इस पूरे मामले में फेडरल ट्रेड कमीशन ने काफ़ी मैनिपुलेशन और कई तरीके के नियम विरुद्ध काम पकड़े हैं। अमेजन के पूरे प्राइम के सब्सक्रिप्शन में को अमेजन ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए मैनिपुलेट किया। इस तरीके का सिस्टम बनाया, ऐसे डार्क पैटर्न क्रिएट किए कि जब भी कोई पर्सन अपना अमेजन में लॉगिन करके अपना प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेता है और उसे रिन्यू कराता है तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता था। एफटीसी ने यह पाया कि अमेजॉन ने ज़्यादातर प्राइम सब्सक्राइबर से पूरी दुनिया में कोई कंसेंट नहीं ली, उनसे कभी नहीं पूछा कि उन्हें प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि अमेजॉन का प्राइम का सब्सक्रिप्शन पेड सब्सक्रिप्शन है। इसके लिए अमेजॉन आपसे एक फ़ीस लेती है और उस फीस के जरिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं आपको देती है, जिसमें जल्दी डिलीवरी की सुविधाएँ मिलती हैं। अब इसके बाद अमेजॉन के प्राइम को के सर्विस को लेकर पूरी दुनिया में कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि
जनरली जो अमेरिका का आंकड़ा है, प्राइम मेंबर अमेरिका में करीब $139 पर ईयर का सब्सक्रिप्शन फीस अमेज़न को पे करते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अमेज़न की ये सर्विस पेड सर्विस है। आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बता दें कि अमेज़न के 20 करोड़ से ज़्यादा जो ग्राहक हैं, इनसे अमेज़न करीब $139 का शुल्क वसूलती है। भारत में भी अमेज़न शुल्क वसूलता है। बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है अमेज़न प्राइम के लिए ये। देश में मानसून पहुंचने हुए लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन मानसून आगे बढ़ने की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। मानसून अभी तक महाराष्ट्र को भी कवर नहीं कर पाया है। पूर्व में अगर आप देखें तो पूर्वी बिहार और झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल में अटका हुआ है। देश भर में अब तक मानसून की बरसात की बात करें तो सामान्य के मुकाबले ये 33% कम है। 1 जून से 21 जून तक देश में 66.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 99.2 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। अल नीनो की वजह से आगामी रबी सीजन के दौरान बारिश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से सीजन की सबसे प्रमुख फसल गेहूं प्रभावित हो सकती है। इस खबर को अब आप ज़्यादा गौर से सुनिए मानसून के अपडेट के बाद। कहा यह गया है इस रिपोर्ट में कि अगले साल गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। सर, रबी को लेकर चेतावनी आना, अभी तो खरीफ की बुआई का दिन चल रहे हैं। मौसम और मानसून की कमज़ोरी और सूखे का खतरा अब लंबा हो रहा है और इसकी छाया या इसका असर रबी की यानी सर्दियों की फसल तक जाएगा। मानसून की जो मौजूदा प्रगति के आंकड़े हमारे सामने हैं वो कतई संतोषजनक नहीं है। एक बड़ा हिस्सा अगर मानसून के नक्शे में अगर आप देखें तो ये मानसून की प्रगति का आंकड़ा आपके सामने है, जो चार्ट हम आपको बराबर दिखाते हैं। इस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो मानसून की जो पूर्व की शाखा है वो थोड़ी सक्रिय दिखाई दे रही है, लेकिन कल भी मौसम विभाग के विशेषज्ञ बता रहे थे कि बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका असर हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। पर जो मध्य भारत का हिस्सा है और उसके ऊपर का हिस्सा है, उसमें मानसून में कोई प्रगति नहीं दिखाई दी है। दूसरी चीज़, मानसून का जो नया चार्ट भारत में जो बारिश का या पानी का बरसात का जो नया चार्ट हमारे सामने आ रहे हैं, नए मैप आ रहे हैं, उसमें ये दिख रहा है कि विपराजय के असर के बाद जिन इलाकों में से विपराजय गया है, मानसून बारिश गई है, उन इलाकों में वापस पानी की कमी हो गई है। तूफ़ानी बारिश से फसल को कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पूरा मैप में बारिश के मैप को देखें तो राजस्थान, गुजरात के वो हिस्से जहाँ अभी हमने तूफ़ानी बारिश देखी थी, वहाँ भी मानसून नहीं है, मानसून की बारिश नहीं है। मध्य भारत का इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, इंटीरियर कर्नाटक, जो भीतरी कर्नाटका का हिस्सा है, इस हिस्से में बारिश की कमी दिखाई दे रही है। और यही वो वजह है जिस वजह से मौसम विभाग ने रबी पर असर पड़ने की संभावना जाहिर की है। 2 वजह हैं। रबी की फसल के लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है, और अगर जो मानसून की बारिश है वो मिट्टी में और इन्वायरमेंट में इतनी नमी छोड़कर जाती है जिसके आधार पर रबी की फसल को उसकी मदद मिलती। और अगर ऐसा नहीं होता है, नमी में कमी होती, तो एक दूसरे तरीके का सूखा आता है जिसको मल्टीपल ड्राउट कहते हैं, जो नमी की कमी से आने वाला सूखा होता है। भारत का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, 100 से ऊपर ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नमी की कमी का वाला सूखा बार बार आता है, भले ही मानसून सामान्य हो। तो पहली चीज़ है। दूसरा ये कि अगर नमी की कमी है और इसके साथ जो मानसून की बारिश है शुभम, वो रिजर्वायर्स को पानी देती है, भारत के जलाशयों में पानी भरती है, और उन जलाशयों के सहारे हमें रबी की फसल में सिंचाई की सुविधाओं के लिए पानी मिलता है। जब जब मानसून कमज़ोर होते हैं तो रबी की फसल के लिए जलाशयों में मिलने वाले पानी में कमी होती है। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में हमने आपको बताया था कि मानसून का सीजन शुरू होने से पहले जलाशयों में पानी का स्तर गिरा हुआ था, और अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है भारत के प्रमुख नदियों के कैचमेंट एरिया में और जलाशय के एरिया में, तो रबी की फसल पर खतरा ज़्यादा होगा गेहूं के ऊपर, और यही बात मौसम विभाग ने संकेतों में कही है। गेहूं की महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने गेहूं पर जिस स्टॉक लिमिट को लागू किया था, उसका असर 1 हफ्ते में ही समाप्त हो गया। गेहूं का भाव फिर उस स्तर पर पहुंच गया जो स्टॉक लिमिट लागू होने से पहले था। बुधवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2490 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, और 12 जून को स्टॉक लिमिट लागू होने से पहले भी भाव इसी स्तर पर था। दालों पर लगी स्टॉक लिमिट का असर तो उल्टा हो गया, भाव बढ़ने के बजाय घटने के बजाय उल्टा बढ़ गए। 2 जून को दालों पर स्टॉक लिमिट लागू हुई थी, उस समय दिल्ली में तुअर का भाव 138 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 145 रुपये प्रति किलो हो गया है। सर, ये तो दवाई रिएक्शन कर गई। हाँ, और स्टॉक लिमिट लगने के बाद भी कीमतें कम ना होना ये दिखाता है कि सरकार बाजार के मिजाज को समझ नहीं पाई। गेहूं 25 रुपये पर क्विंटल के आसपास है, स्टॉक लिमिट बढ़ने से पहले की जो लगने की कीमत से पहले पहुंच गई। दाल जिनका आयात भी कराया गया, जिन दाल को लेकर सरकार ने कई तरीके के प्रोत्साहन घोषित किए, उसके बाद भी दालों की कीमतों में गिरावट नहीं हो रही है। स्टॉक लिमिट के अलावा सरकार के पास और कोई सीधा विकल्प नहीं है।
बाजार में कीमतों को रोकने के लिए केवल अब एक ही विकल्प बचता है कि आयात की तरफ देखा जाए। अब इस समय पर स्थिति यह है कि जो प्रमुख खरीफ की फसलें हैं उनमें उन पर दबाव बना हुआ और रबी की एक फसल पर पहले से ही दबाव दिख रहा है। जैसे जैसे मानसून का समय बीतता जा रहा है और एक बड़े हिस्से में बारिश नहीं हो रही है, खाद्य महंगाई को लेकर खतरा बढ़ता दिख रहा है। रिजर्व बैंक गवर्नर शायद इसी की तरफ इशारा भी कर रहे थे। तो लगता है आपको गेहूं के आयात की नौबत आ सकती है? इतनी उलझन क्यों है? गेहूं को लेकर काफी उलझन है शुभम। गेहूं को लेकर पूरे 2 साल से हम देख रहे हैं गेहूं की अर्थव्यवस्था में कई सारे, अगर आप पूरा पैटर्न देखें, पिछले साल सरकार ने गेहूं का निर्यात खोला, फिर अचानक गेहूं की खरीद गिरी और सरकार ने निर्यात रोक दिया, फिर पूरे साल गेहूं की महंगाई भारत में दिखाई दी। पूरे साल सीरियल की इन्फ्लेशन, जो अनाजों की इन्फ्लेशन थी, इसमें गेहूं का बड़ा हिस्सा था, दहाई के अंकों में रही। आज भी जब भारत की खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर के आसपास है, थोक महंगाई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पर सारे आंकड़ों में निरंतर पिछले 8 महीने 9 महीने से, बल्कि 10 महीने ले लें, अनाजों की महंगाई सबसे ऊपर रही है। 10%, 12%, दहाई के अंकों में अनाज की महंगाई बनी हुई। तो यानी जो भारत की पूरी खाद्य नीति थी, जिससे अनाज सस्ते होने चाहिए थे, कोशिश होने चाहिए थे, वहाँ पर ये इंटरवेंशन या ये वहाँ हस्तक्षेप होते दिखाई नहीं दिए। अब गेहूं को लेकर दबाव ज़्यादा है क्योंकि इस साल गेहूं की फसल में सरकार पर्याप्त खरीद नहीं कर सकी और अब रबी की फसल पर पर भी खतरे की घंटी बजा रहा है मौसम विभाग, मानसून की कमजोरी के कारण। आयात की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी ये कहना मुश्किल है। आयात कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कितना सस्ता होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची हैं। लेकिन अगर आयात नहीं भी होता है, आयात ओपन करने की कोशिश भी की जाती है, पर यह पूरा दूसरा साल होगा शायद जब हम लगातार 2 फसलों में बैक टू बैक, रबी की गेहूं की फसलों में गेहूं की कीमतों में इतनी लंबी तेजी देखेंगे। चलिए अब मनी सेंट्रल झटपट की तरफ बढ़ते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो टेंडर रूट के जरिए 445 रुपए के भाव पर करीब 26 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का बायबैक करेगी। 12,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक कार्यक्रम है। बता दें कि आईटी कंपनियों का ये अब तक का सबसे बड़ा बायबैक है। इससे बड़ा बायबैक कभी किसी आईटी कंपनी ने नहीं किया। शेयर बाजार में पैसे दोगुने हो गए। शानदार रैली के चलते शेयर बाजार ने एक साल में पेटीएम के शेयर में 52 हफ्तों से निचले स्तर से 100% का उछाल आ गया। पेटीएम में अगर आपने 52 हफ्ते पहले पैसा लगाया होता तो साल भर में आपके पैसे दोगुने हो गए होते। आईपी वाले इस खबर को थोड़ा सा नमक के साथ समझें क्योंकि उनके लिए तो अभी भी घाव हरे हो जाते होंगे। शेयर बाजार में आई तेजी की वजह से कंपनी का मार्केट कैप 55,000 करोड़ रुपए से पार निकल गया। आज हल्की मुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। भारत से बाहर हुआ चीन का ब्रांड शीन अब भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। करीब 3 साल पहले कंपनी भारत से बाहर हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ इस बार ये आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ने शीन के साथ एक बड़ी लाइसेंसिंग डील साइन की है। भारत में ये ब्रांड 25,000 से ज़्यादा छोटे और मझोले आकार के स्थानीय सप्लायर को उत्पादन में सपोर्ट के साथ ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराएगा। एक बिल की हमने बात की थी, आपको याद होगा मनी सेंट्रल में 2 दिन पहले। पशुधन एवं पशुधन उत्पाद विधेयक 2023 के मसौदे को सरकार ने वापस ले लिया। इस विधेयक को लेकर सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि अगर ये बिल पास होता है तो देश से जीवित पशुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सर कोई टिप्पणी आपकी? शीन का भारत में आना चर्चा का विषय है, लेकिन अब ये इस तरीके के संकेत सरकार की तरफ से मिल रहे हैं कि शीन जिस कंपनी को भारत में रोका गया था क्योंकि मोबाइल ऐप्स के जरिए वो कपड़े बेचती थी और जब मोबाइल ऐप्स पर क्रैकडाउन हुआ था भारत में तब शीन का ऐप भी बंद किया गया था। अब रिलायंस के साथ, रिलायंस की दोस्ती के साथ शीन भारत में आ रही। शीन एक बड़ा ब्रांड है कपड़े का जो मध्य वर्ग के लिए कपड़े बनाता है। शर्तें ये लगाई जाएंगी कि शीन को भारत में अपना कारोबार शुरू करने के लिए रिलायंस को गारंटी लेनी पड़ेगी और दूसरा उसे निर्यात बढ़ाना होगा भारत से कपड़ों का, क्योंकि शीन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो साउथ एशिया के, दक्षिण एशिया के देशों में कपड़ों का निर्यात करता है। तो भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाकर शीन को कपड़े निर्यात करने होंगे, तब उसे भारतीय बाजार में प्रवेश की छूट मिलेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल शाम को 7 बजे फिर आएंगे। कुछ और खबरें मनी9 की वेबसाइट पर है। जैसे अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी पेंशन की चिंता दूर कर दे तो आप मनी9 की वेबसाइट पर आइए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि HDFC मर्जर से आपके म्यूचुअल फंड की किस स्कीम पर असर पड़ेगा तो ये भी आपको मनी9 की वेबसाइट पर मिलेगा। खबरें कुछ और भी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।